एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये क्या मामला था, तो इसके बारे में हम ज़रा देखेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है इसकी कि घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले विवादित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का, जो 498 का है, जो भारतीय दंड संहिता की के तहत शिकायत का प्रावधान था सिर्फ, ठीक है। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद धारा 498 का को जोड़ा गया था। ये एक गैर जमानतीय धारा है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम क्या था, ज़रा लौटते हैं इसके बारे में ज़रा जानें। ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, ठीक है, इसका नाम है ये। अच्छा, ये पिछले एक साल पहले चर्चा में क्यों आया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चर्चा में आया था ये हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम की पुनः व्याख्या की, जिसके तहत घरेलू कलह के किसी भी मामले में समानता एवं जीवन के अधिकार की रक्षा की बात की गई। तो ये जो पीठ बनी थी, उन्होंने समानता और जीवन के अधिकार की रक्षा की बात की गई थी। ये पिछले एक साल पहले ये चर्चा में आया था। तो इस जो पीठ थी, इसमें जो 2 न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एवं हेमंत गुप्ता की पीठ ने पानीपत सत्र न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की पुनः व्याख्या की थी, ठीक है। अधिनियम को आगे देखते हैं। अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। तो इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को मिली है। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त लागू है। यह अधिनियम परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है, ठीक है। जो परिवार में महिलाएं होती हैं, उनके साथ हिंसा होती है, उससे संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। आगे, महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए ये अधिनियम निर्मित किया गया है। उनके अधिकारों का जो मतलब संरक्षण किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत किया जाएगा। अगर इनके अधिकारों का कोई अतिक्रमण करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। आगे देखते हैं क्या मामला है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे व्यथित व्यक्ति से आश्रय ऐसी पीड़ित महिला से है जो प्रति उत्तरदाता की घरेलू नातेदारी में है या रही है। प्रति उत्तरदाता क्या है? प्रति उत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष जाना जाता है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग की है। मतलब जो व्यथित व्यक्ति है वो लेडीज़ है, तो उसने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग की है, रक्षा की मांग की है या संरक्षण की मांग की है। आगे देखते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है। घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति के से घरेलू हिंसा के किसी परिवार यानी पर प्राप्त हुआ है, यानी किसी ने शिकायत करी है तो उससे प्राप्त हुआ है। अगली परिभाषा इसमें है घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी से 2 व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी एक समय साथ रह चुके हैं। वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण जैसी प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। मतलब ये पति पत्नी के बीच जो विवाद होते हैं उसी से नहीं, रक्त संबंध है किसी से या विवाह या दत्तक ग्रहण जैसी, दत्तक पुत्र जो लेते हैं या ग्रहण करते हैं, ऐसी कोई स्थिति में अगर घरेलू हिंसा होती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत की जा सकती है। आगे देखते हैं परिभाषा क्या है। दहेज, डाउरी। दहेज को हम जानते ही हैं, दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में दिया गया है कि कोई भी पक्ष, एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को
कुछ सामान या कोई चीज़ देता है या उस पर देने का दबाव डालता है तो वही दहेज है। ये हम देख चुके हैं पहले ही। मौद्रिक अनुतोष क्या है? ये मॉनिटरी रिलीफ। मौद्रिक अनुतोष ऐसा प्रतिकर है, कंपनसेशन है ये, जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्युत्तरदाता को आदेशित किया जाता है। यानी कि अगर घरेलू हिंसा से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है और वो न्यायालय में जाता है, तो उस व्यक्ति का जो भी खर्चा होता है, एक महिला ही समझ लो, अगर उसका कोई खर्चा होगा तो उसका जो खर्चा वो सब देना पड़ेगा, वो प्रत्युत्तरदाता जो व्यक्ति जो घरेलू हिंसा करता है उस व्यक्ति को देना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित करेगा। आगे देखते हैं साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जानी जाती है जहाँ व्यतीत व्यक्ति रहती है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्युत्तरदाता के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुकी है। इसमें ऐसी गृहस्थी भी आती है जिसमें व्यतीत व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता के संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराएदारी हो। अच्छा, आश्रय गृह क्या है? आश्रय गृह है शेल्टर होम। आश्रय गृह से ऐसा गृह जाना जाता है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना आदि सूचित करे। अगर कोई व्यक्ति व्यतीत व्यक्ति जो आता है तो उसके लिए आश्रय देने के लिए शेल्टर होम जो बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना आदि सूचित करती है। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? तो ये धारा 3 है घरेलू हिंसा अधिनियम की। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्युत्तरदाता का कोई कार्य करना चाहिए परंतु नहीं करना या आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग करेगा, मारतोड़ करेगा, लैंगिक दुरुपयोग करेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती वगैरह करेगा, मौखिक यानी कि उसे गाली गलौज करेगा या भावनात्मक दुरुपयोग करेगा, उसके साथ कुछ ऐसा संवेदनशील कार्य करेगा और आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है या मतलब उससे पैसे की मांग वगैरह करता है, तो ये घरेलू हिंसा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं इत्यादि की शक्तियाँ और कर्तव्य। तो इसमें क्या है? धारा 4 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह इससे जुड़ी अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति दे सकता है ये सूचना कि उस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो धारा 4 के अंतर्गत किसी जो इससे जुड़े हुए अधिकारी को सूचना दे सकता है। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति ने सद्भाव में ऐसी सूचना दी है उसे किसी सिविल या दंडिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो वो अगर सूचना देता है तो उसके लिए किसी सिविल या दंडिक किसी भी धारा या किसी भी अधिनियम के तहत वो उसे बाउंड नहीं किया जाएगा, उसे नहीं रखा जाएगा। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होता है यानी शिकायत प्राप्त होती है, तो उनका कर्तव्य है कि वह व्यतीत व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में जानकारी दें। तो क्या क्या जानकारी देने की जिम्मेदारी है संरक्षण अधिकारी या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखा है सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देंगे, संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देंगे, निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की जानकारी देंगे। तो आर्टिकल जो वो अनुच्छेद के आर्टिकल 39 का में जो दिया गया है निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकार की, तो निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार जो दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की जानकारी भी उस व्यक्ति को देंगे। यदि कोई व्यतीत व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के बाहर साधक व्यक्ति से उसको व्यतीत व्यक्ति आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 8 राज्य सरकार के हाथ में है संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने के लिए। संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी योग्यताएं एवं अनुभव होगा जैसा कि प्रावधानित किया गया है। तो संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं राज्य सरकार धारा 8 के तहत, और ये जो संरक्षण अधिकारी होंगी यथासंभव जितना संभव हो सके महिलाएं ही होंगी।
संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य क्या हैं? संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। क्या क्या कर्तव्य होंगे? किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। ठीक है। मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना, ये बताएंगी वो कि ऐसे ऐसे कोई घटना हुई है। भार साधक पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत की प्रतियां अग्रसारित करना, भार साधक पुलिस अधिकारी को भी वो बताएंगी। यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, ये भी जानकारी देनी मतलब उनका ये दायित्व बनाया गया है कि उन्हें जो विधिक सहायता दी जा रही है वो निःशुल्क दी जा रही है या उनसे कोई पैसा लिया जा रहा है, इसकी भी जानकारी वो कराएंगी। आगे बढ़ते हैं। सभी सेवा प्रदाताओं, विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले आदि की एक सूची रखना, ये सूची भी रखेंगी। अब सरकार के कर्तव्य क्या हैं? सरकार के कर्तव्य देखेंगे इस विषय में। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित सुनिश्चित करने का सभी उपाय करेगी। क्या क्या उपाय करेगी? इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर सार्वजनिक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। समाचार माध्यम में टेलीविज़न, रेडियो और मुद्रण आते हैं, मतलब टेलीविज़न पर एक ऐड, छोटी सी ऐड दिखाई जाएगी या रेडियो पर ये दिखाया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी घरेलू हिंसा होती है तो उसके विषय में ये जानकारी दी जाती है। वो किसके तहत? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वो शिकायत कर सकता है। तो इसके लिए टीवी, टेलीविज़न और मुद्रण यानी कि अखबार वगैरह में ये सूचना प्रसारित की जाएगी। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो करे। अगला है केंद्रीय सरकार और राज्य के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है तो आपको क्या करना है। आगे देखते हैं। अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, यानी कि जो रिलीफ दी जाती है घरेलू हिंसा व्यथित व्यक्ति के लिए जो रिलीफ दी जाती है उसके बारे में क्या आदेश अभिप्राप्त किए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन, मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख निश्चित करेगा, जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिक पश्चात की तारीख नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई भी व्यथित व्यक्ति करता है आवेदन तो 3 दिन की ही तारीख दी जाएगी, 3 दिन के अंदर की। मजिस्ट्रेट दिए गए प्रत्येक आवेदन को प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगा। ये मजिस्ट्रेट का कार्य है कि 60 दिन के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर वो प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगा, कोई भी अगर विवाद है तो। सूचना की तामील, सर्विस ऑफ नोटिस, ये क्या है? सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारियों को दी जाएगी। जो संरक्षण अधिकारी है तो उसको इस सुनवाई की तारीख की सूचना दी जाएगी। आगे, संरक्षण अधिकारी इस सूचना को प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए प्रत्युत्तरदाता को तामील करवाएगा। यानी कि जिसके खिलाफ ये घरेलू संरक्षण अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की जाएगी तो जो प्रत्युत्तरदाता होगा, जो घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए ये बात नोटिस कराई जाएगी, ये बताई जाएगी कि ऐसे ऐसे ये मामला आपके खिलाफ पड़ा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, यदि कोई पक्षकार इस कार्यवाही को बंद कमरे में कराने की इच्छा मजिस्ट्रेट से करे तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। ये अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के लिए संरक्षण के है एक रामबाण औषधि समझो, कि अगर कोई भी महिला अगर चाहें कि ऐसी कार्रवाई किसी बंद कमरे में करानी है, अगर सार्वजनिक नहीं करानी है, तो उसकी इच्छा भी प्रकट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। आगे देखते हैं। संरक्षण आदेश, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्युत्तरदाता को निम्न हेतु निषिद्ध करते हुए संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। तो क्या क्या संरक्षण आदेश हैं? घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्य को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरित करना, यानी कि कोई सहायता करता है घरेलू हिंसा में, चाहे परिवार का कोई अन्य सदस्य वगैरह है। व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में प्रवेश करना, जो व्यथित व्यक्ति है उसके नियोजन के स्थान में प्रवेश करना। यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में
या किसी अन्य स्थान में जहाँ व्यतीत व्यक्ति बार बार आता जाता है प्रवेश करना आदि। तो ये क्या है, सब संरक्षण आदेश हैं, यहाँ पर वो नहीं आएगा। अगला है धनीय अनुतोष, मॉनिटरी रिलीफ, यानी जो भत्ता वगैरह दिया था या जो पैसे वगैरह दिए थे, इसका क्या मामला है, इसको ज़रा देखते हैं। आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संतान को नुकसान की पूर्ति के लिए धन संबंधी अनुतोष प्रत्युत्तरदाता से करवाएगा। ऐसे अनुतोष निम्नलिखित होंगे, यानी कि जो प्रत्युत्तरदाता है, जिसने घरेलू हिंसा करी है, तो उस व्यक्ति को ये आदेश देगा कि वो ये भुगतान करने की मतलब उसको आदेश दे दिया जाएगा कि ऐसा आदेश है आपके लिए कि ये जो पैसा है, जो खर्च हुआ है, जो धन, तो वो क्या कहते हैं, इसका तुम भुगतान करो। तो ऐसे अनुतोष निम्नलिखित हैं, क्या है, उपार्जनों की हानि है, चिकित्सकीय खर्च, यानी कि जो अगर चिकित्सकीय कोई खर्चा हुआ है तो उसका भी दे सकता है। व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि, इस संबंध में भी वो आदेश दे सकता है। उसकी संतान यदि कोई हो तो उसके साथ साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण पोषण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, भरण पोषण का भी आदेश कोर्ट दे सकता है उस व्यक्ति के लिए कि आपको इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। भरण पोषण के लिए समुचित एक मुश्त या मासिक राशि देने का आदेश दिया जाता है। तो ये एक मुश्त भी दे सकता है या मासिक यानी कि 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी है, एक मासिक जो किस्त के हिसाब से वो भी दे सकता है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भी यही भरण पोषण से संबंधित है, गुजारा भत्ता से संबंधित है। आगे देखते हैं प्रतिकर आदेश, कंपनसेशन ऑर्डर्स क्या हैं। अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावात्मक संकट आदि के लिए प्रत्युत्तरदाता को प्रतिकर और नुकसानी देने का आदेश पारित कर सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई नुकसान व्यथित व्यक्ति को हुआ है, उसके साथ साथ अगर उसने मानसिक यातना झेली है या भावात्मक संकट, यानी कि कोई भी उस पर आरोप प्रत्यारोप किया गया है, तो उसके लिए भी प्रत्युत्तरदाता को प्रतिकर और नुकसानी देने का आदेश पारित मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत। आगे देखते हैं अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। मजिस्ट्रेट अपने समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसा अंतरिम आदेश जो उचित और न्यायोचित हो पारित कर सकता है। ठीक है, ऐसा आदेश कोई पारित कर सकता है जो उचित और न्यायोचित पारित कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी अर्थात प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। अधिकारिता क्या है इस संबंध में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश, अपराधों का विचारण आदि के लिए सक्षम न्यायालय होगा। यानी कि जो न्यायालय होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, ये संरक्षण का आदेश देने के लिए, अपराधों का विचारण करने के लिए ये सक्षम न्यायालय होगा, ये उसको अधिकारिता प्राप्त है। आगे देखते हैं इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे कहीं जाकर रहने लगता है तो ये जो आदेश होगा ये संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होगा। ये नहीं कह सकता कि मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा हूँ या किसी तरीके से वो बच नहीं सकता। आगे देखते हैं अपील, धारा 29 के तहत घरेलू हिंसा के मामले में अपील की जाती है। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यतीत या प्रत्यर्थी दोनों में से जिसे बाद में तामील किया गया है, उस तारीख से 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। सेशन न्यायालय में अपील करने की आदेश देता है। धारा 29 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 29 के तहत, तो सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी इसके तहत। आगे देखते हैं ये क्या है, प्रकीर्ण मिसलेनियस क्या है इसमें। प्रत्युत्तरदाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति यानी धारा 31 जो दी गई है, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश को भंग करना अपराध होगा। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। अगर प्रत्युत्तरदाता किसी आदेश को नहीं मानता है तो ये अपराध कहलाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आगे है इसके लिए अपराधी को ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। अगर वो इस आदेश की अवहेलना करता है या नहीं सुनता है या उसको नहीं मानता है तो उसको 1 वर्ष और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना। संज्ञान और सबूत,
सही है। अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा, यानी कि नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। इस मामले में कोई भी जमानत नहीं दी जाएगी। व्यतीत व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। व्यतीत व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। ठीक है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति, यानी कि दंड का क्या प्रावधान किया गया है। तो ये धारा 33 कहती है, धारा 33 बताती है कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों में असफल रहता है तो उसे ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा या दंड से दंडित किया जा सकेगा। यानी कि संरक्षण अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट 1 साल की सज़ा और 20,000 तक का जुर्माना उसके ऊपर भी डाल सकता है, संरक्षण अधिकारी के ऊपर। ठीक है। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद दाखिल नहीं किया जाता, यानी कोई शिकायत दाखिल नहीं की जाती है, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई। ठीक है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध। आगे देखते हैं। अधिनियम की धारा 37 के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ठीक है, केंद्रीय सरकार भी अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना का नियम बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो इस अधिनियम के अधीन जो बनाया गया प्रत्येक नियम है तो जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के बस 30 दिन की अवधि के लिए, मतलब 1 महीने के अंदर संसद के समक्ष प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी नियम केंद्र सरकार बनाती है इस अधिनियम से। तो ये था क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कुछ नए प्रावधान भी हैं जो इसमें जुड़े हैं और उन प्रावधानों को ज़रा हम समझेंगे। तो घरेलू हिंसा अधिनियम से जो जुड़े हुए नए प्रावधान कौन कौन से हैं उनको ज़रा हम देख लेते हैं एक बार। तो उनसे जुड़े हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संदर्भ में संबंध को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया है। तो किन किन आधारों पर परिभाषित किया है? जब 2 व्यक्ति विवाह करके साथ रह चुके हों या फिर साथ रह रहे हों, जब 2 व्यक्तियों के संबंध की प्रकृति विवाह की तरह हो और वे एक ही घर में रह रहे हों, यानी कि शादी से पहले का जो है लिव-इन रिलेशनशिप, उसके मामले में भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। कोई दत्तक सदस्य या अन्य सदस्य जो संयुक्त परिवार की भांति रह रहा हो, उक्त लोगों के बीच जो आपसी सहयोग और तालमेल स्थापित होता है उसे ही संबंध कहते हैं। अगर कोई दत्तक पुत्र ग्रहण किया गया है तो अगर वो भी रह रहा है उसके साथ भी घरेलू हिंसा होती है तो वो भी इस अधिनियम के तहत क्या कहते हैं, शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यायालय ने साझा घर को भी परिभाषित करते हुए कहा है कि जहां संयुक्त परिवार निवास करता है, प्रतिवादी भी उस परिवार का सदस्य है, भले ही उसके पास में कोई अधिकार उपनाम हो या ना हो, वह साझा संयुक्त परिवार का हिस्सा है। तो सही है। तो ये साझा परिवार की बात इसमें करी गई है। तो ये तो थे कुछ घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले जिसको हमने अभी देखा है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आज वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आए जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों हमारे व्यू थोड़े कम आ रहे हैं। उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। हमें कोई सजेशन देने के लिए कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सुधार करना है उसके लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।